हेलो एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्लास बहुत सारे मायनों में इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सबसे नंबर वन उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो एसएससी एस्पिरेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, एसएससी के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लाया हूँ जो कि एसएससी में सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो चीज़ क्या है, आपको सुन के बहुत अच्छा लगने वाला है। एक्चुअल में क्या होता है कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा स्कोर भी इसमें करते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड होते हैं। और दोस्तों वो कुछ और नहीं, उस चैप्टर का नाम है नरेशन। जी हाँ, काफ़ी लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये चैप्टर पढ़ के, और मैं आशा करता हूं कि बहुत सारे लोगों के लिए चैप्टर नया नहीं होगा, बिकॉज सो मैनी स्टूडेंट्स आर हियर हु नोज दिस वन इजिली, राइट? हु नोज दिस वन इजिली, नंबर वन। एंड द सेकंड पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों नरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ही चैप्टर नहीं है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। यदि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मस्ती के साथ मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन, ठीक है? स्टार्ट करने से पहले ग्रामर की मैं कुछ चीजें स्टार्ट करूंगा आपके लिए जो कि बहुत बेसिक है। नंबर वन, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि कोई भी वर्ड जो TION पे कंप्लीट होता है दोस्तों, उसे नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। यदि नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा खुल के कि नाउन क्या होता है। लेकिन अभी आप बस ये ध्यान रखें कि कोई भी वर्ड जो TION पे खत्म होता है, फिनिश होता है, उसे नाउन कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि भाई नरेशन है क्या। पहले ये देखेंगे, नरेशन जो वर्ड आया है ये आया है एक वर्ड से जिसे हम कहते हैं नैरेट। क्या कहते हैं बच्चों? नैरेट। नैरेट का मीन्स क्या होता है भाई? नैरेट का मीन्स होता है टू एक्सप्लेन। जब आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग नैरेट करना। क्वेश्चन उत्पन्न होता है अगेन कि भाई जब नैरेट का मतलब टू एक्सप्लेन होता है तो सर हमने इसका नेम नैरेशन क्यों रखा? हम ये भी तो कह सकते थे कि भाई आज मैं क्या पढ़ूंगा, आज मैं पढ़ूंगा नैरेट, तो नैरेशन क्यों पढ़ रहे हैं? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, नैरेट एक वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब। और दोस्तों किसी भी वर्ब को हम किसी भी चैप्टर का नाम नहीं दे सकते। जी हां, नैरेट वर्ब होती है और किसी भी चैप्टर का जो नेम होता है वो कभी भी किसी वर्ब पे नहीं होता। तो किस पे होता है भाई? तो वो होता है नाउन पे। इसीलिए हमने नैरेट को बनाया नरेशन में, और नैरेट में हमने TION लगा दिया तो ये बन गया नरेशन। तो मतलब नैरेट का मतलब हो गया वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, और इसी तरह नरेशन का मतलब भी हो गया एक्सप्लेन करना। मैं आशा करता हूं कि यहां तक तो आपके दिमाग में मेरी बातें फिट हो गई होंगी कि मैंने क्या कहा आपसे। आगे बढ़े, चलिए। तो आगे बढ़ने के लिए एक चीज और समझेंगे, इसी नरेशन का एक और नाम है जिसको हम बहुत आसानी से समझते हैं, और हमने 10th 12th क्लास में इसको पढ़ा होगा दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से। राइट? आई होप कि बहुत लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब एक और क्वेश्चन आता है, सर जी नरेशन नाम मतलब पूरा नहीं था क्या कि भैया इसको हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोल दिया? अरे भैया इसको और सिंपल किया गया है डायरेक्ट डायरेक्ट बोल के। क्यों किया गया? नरेशन मतलब हो गया वर्णन करना, एक्सप्लेन करना। हम किसी भी चीज को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम दो चीजों के संग करते हैं, मतलब दो रास्तों में करते हैं। या तो मैंने आपसे जो बात कही वो, और या फिर मैंने किसी की बात सुनी वो। वर्णन जब हम किसी का करते हैं तो उसको दो चीजों से करते हैं, या तो मैंने कुछ कहा या मैंने कुछ सुना। तो डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ये होता है जब मैंने किसी से डायरेक्टली कोई बात कही, राइट? तो वो हो गया डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट नरेशन। मैंने सोनू से कोई बात कही, ये डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट क्या हो गया? इनडायरेक्ट का मतलब ये हो गया कि मेरी कही गई बात सोनू को किसी और ने बता दी, राइट? ये जो स्पीच है ये किसी और के द्वारा सोनू पे आई तो वो हो गया इनडायरेक्ट, जबकि मैंने जब सोनू से कहा तो वो हो गया डायरेक्ट। सो दोस्तों इसी नरेशन को थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं और सिंप्लीफाई करके समझाना होता है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मतलब स्पीच को दो भागों में तोड़ दिया, एक होती है डायरेक्ट स्पीच, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। यहां क्लियर हो गया? तो भैया समराइज करते हैं थोड़ा। तो मैंने समरी में आपको क्या बताया? नरेशन एक नाउन होता है क्योंकि TION वर्ड लगा हुआ है। इस नरेशन को यदि हम कहें तो ये वर्ब नैरेट से बना है। नैरेट एक वर्ब है, लेकिन चूंकि वर्ब का जो नेम होता है ये वर्ब है, और वर्ब को हम लोग किसी भी चैप्टर का नेम नहीं दे सकते, इसीलिए हमने इसको नरेशन नेम दे दिया। और नरेशन को हम इक्वल्स टू में रखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, मतलब हम नरेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। आगे बढ़े, अब आ जाइए नरेशन दिखते कैसे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं
he said to me, inverted comma begin, I go, full stop, inverted comma close. ये है डायरेक्ट सेंटेंस. अब डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया ये समझिएगा दोस्तों. डायरेक्ट सेंटेंस वो होते हैं जिसमें इन्वर्टेड कॉमा आता है. तो आपने देखा होगा यहां पे गौर से, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है यहां पे. तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा जहां आ गया आप समझ जाइए कि वो डायरेक्ट सेंटेंस है. और ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा. तो किसने मुझसे कोई बात डायरेक्टली कही है, तो ये साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि ये डायरेक्ट सेंटेंस है. ठीक है, तो सिंपल है आपके लिए, कोई चीज इन्वर्टेड कॉमा में है वो डायरेक्ट होती है. राइट अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, लेकिन कैसे चेंज किया ये मैं आपको बताऊंगा कि इसके रूल क्या होते हैं. इसको हम चेंज करेंगे बच्चों. ही सेड टू का हो गया टोल्ड, मी को चेंज किया मैंने मी में, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हो गया दैट, आई को चेंज करूंगा मैं ही से तो ही आ गया, और गो का हो गया वेंट, फुल स्टॉप. अब आप लोग सोच रहे होंगे अरे सर अभी तो आपने डायरेक्ट समझाया था, ये कैसे चेंज कर दिया. ना ना ना, अभी आपको ये नहीं समझना मैंने कैसे चेंज किया है. आपको ये समझना है कि इनडायरेक्ट क्या होते हैं. देखिए डायरेक्ट वो होते हैं जहां पे इन्वर्टेड कॉमा आ रहा था, इनडायरेक्ट वो होते हैं जहां पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता है. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया कि इनडायरेक्ट सेंटेंस कॉमा लेस होता है, इन्वर्टेड कॉमा लेस होता है, वहां पे इन्वर्टेड कॉमा आता ही नहीं है. तो कुछ ऐसा दिखाई देता है इनडायरेक्ट. आगे बात समझ में, आगे बढ़े. अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्या रीजन है और कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है चलिए तो थोड़ा आगे और समझते हैं. दिस इज माय फर्स्ट टाइम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड, सो थोड़ा हो सकता है कि मेरी राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन समझ लेंगे आप लोग सभी. अब इसमें आपको एक चीज और समझनी है. यदि आपको ये समझ में आ गया कि नरेशन क्या होते हैं और नरेशन कैसे दिखाई देते हैं, राइट. अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि काइंड्स ऑफ नरेशन. एक काम करते हैं, स्लाइड चेंज कर लेते हैं थोड़ा. ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ नरेशन को लेके. पहले हम काइंड्स को टाइप भी कह सकते हैं. भाई काइंड्स ऑफ नरेशन मतलब नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, या फिर यूं कहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने टाइप के होते हैं. सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स आर देयर. सो देयर आर द 5 काइंड्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट. बच्चों कितने प्रकार के, 5. पहला है आपका असर्टिव सेंटेंसेस. कौन सा, असर्टिव, राइट. अभी आप समझेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे. दूसरा है दोस्तों आपका असर्टिव के बाद इंटैरोगेटिव. असर्टिव के बाद इंटैरोगेटिव. नंबर 3 है बच्चों इंपैरेटिव सेंटेंसेस, राइट. नंबर 4 होता है आपका ऑप्टेटिव. मेरे साथ साथ वो सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी नरेशन पढ़े हैं, उनको रिकॉल हो रहा होगा और मजा आ रहा होगा पढ़ने में, राइट. और जिनको समझ में नहीं आ रहा दोस्तों वो मुझसे क्वेश्चन बेखौफ पूछ सकते हैं, कहीं भी कैसी भी कोई भी बात हो. ठीक है. एंड द लास्ट है दोस्तों नंबर 5 एक्सप्लेनेटरी. इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी. एक मिनट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक है. सो 5 टाइप्स ऑफ नरेशन है, एक बार रिपीट कर लेते हैं. नंबर 1 असर्टिव, सेकंड इंटैरोगेटिव, थर्ड ऑप्टेटिव, थर्ड इंपैरेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव एंड फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी. मैं आपको समझा देता हूं एक बार कि कैसे कैसे इनके नेम है और इनको क्यों पढ़ते हैं हम लोग. तो दोस्तों पहले आप ये समझिए कि असर्टिव सेंटेंस नरेशन में कौन से होते हैं. असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस से मिलके बनते हैं, या तो सेपरेट कह लें या फिर यूं कह लें मिक्सचर. मतलब पहले मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं एंड जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस. मतलब सिंपल लैंग्वेज में वो सेंटेंस जो लास्ट में फुल स्टॉप ले लें, वो सेंटेंस जो लास्ट में फुल स्टॉप ले लें वो कहलाते हैं असर्टिव. तो मैंने आपको क्या कहा, सेंटेंसेस जो या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. जैसे मैं आपसे कहूं सेंटेंस में शी इज गोइंग टू द मार्केट, क्या कहा, शी इज गोइंग टू द मार्केट. सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लेगा तो इसका मतलब ये असर्टिव हो गया. और मैं इसी जगह आपसे कहूं कि शी इज नॉट गोइंग टू द मार्केट, नॉट लग गया, नेगेटिव है. और मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंसेस भी असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं.
सो आई होप एंड आई कैन ट्रस्ट ऑन यू दैट यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो थी बात असर्टिव की। अब भैया इंटैरोगेटिव क्या होते हैं? इंटैरोगेटिव बहुत ही सिंपल होते हैं, वो सेंटेंसेस जो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ब से। भैया हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया सहायक क्रिया। आपने बचपन में पढ़ा होगा, केजी क्लास से, जब आप बहुत छोटे छोटे थे तो क्या पढ़ा था कि भाई हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वेयर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, राइट? आपने पढ़ा होगा इज, एम, आर, वॉज, वेयर। काफी लोग इसको वर बोलते हैं, ये वर नहीं है, वेयर, वेयर नहीं, वेयर, वे और रा। सो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। आप में से यदि किसी भी स्टूडेंट के टेंस वीक हैं तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दोस्तों टेंस भी लूंगा और बहुत ही ब्रॉड वे में समझेंगे टेंसेस को, ठीक है। लेकिन टेंसेस से पहले अभी हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। सो ये है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब में एक और हेल्पिंग वर्ब आती हैं जो स्पेशल हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, उन्हें हम कहते हैं दोस्तों मोडाल्स। उन्हें क्या कहते हैं? मोडाल्स। तो ये भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इंटैरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएं। किससे स्टार्ट हो जाएं? हेल्पिंग वर्ब से। और या फिर मैं यहां लिख दे रहा हूं, या फिर वो किसी भी WH फैमिली से स्टार्ट हो जाए। कोई सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए या WH फैमिली से स्टार्ट हो जाए वो कहलाती है इंटैरोगेटिव। और सबसे बड़ी पहचान इंटैरोगेटिव की मेरे प्यारे बच्चों, जो लास्ट में क्या ले ले? क्वेश्चन मार्क ले ले। 3 क्वेश्चन मार्क नहीं, केवल एक सिंगल क्वेश्चन मार्क ले ले, वो कहलाता है इंटैरोगेटिव सेंटेंस। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपैरेटिव भैया सबसे सिंपल सेंटेंस होते हैं, कुछ भी नहीं करना होता इनमें। क्यों? क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस की सबसे मुख्य पहचान ये होती है, वो सेंटेंसेस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, ऐसे सेंटेंसेस का हमें बोध कराते हैं। हमें उन सेंटेंसेस को पढ़ के मालूम पड़ता है कि भाई या तो ऑर्डर दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है या एडवाइस की गई है, वो कहलाते हैं इंपैरेटिव, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, लेट के जो सेंटेंसेस होते हैं ना बच्चों, LET लेट, वो भी क्या कहलाते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंसेस, उनको भी हम इंपैरेटिव बोलते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या लेड। अच्छा, इसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस कमांड भी कहलाती है, तो कमांड वर्ड भी आ जाए तो वो भी इंपैरेटिव है, ठीक है। चलिए अब भैया ऑप्टेटिव क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस मेरे प्यारे दोस्तों वो है जिनमें विश, मतलब कोई ने किसी को वरदान दे दिया, किसी ने किसी को श्राप दे दिया, कर्स, और या फिर प्रे, जब आपने भगवान से प्रार्थना कर ली तो वो कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। वरदान देने वाले, श्राप देने वाले, भाड़ में जाओ, भगवान करे तुम्हारे जल्दी से 6 बच्चे हो जाएं, आशीर्वाद है, तो ये हो गया कौन सा? विश। और प्रे, हे भगवान मेरी रक्षा करो इन कुंभकर्ण जैसे लोगों से, तो ये क्या हो गया? प्रे। तो ये सारी सेंटेंसेस कहलाते हैं दोस्तों ऑप्टेटिव, राइट। एंड द लास्ट वन एंड ओनली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दोस्तों। सो व्हाट वी कॉल एक्सक्लेमेटरी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो कहलाते हैं जिनमें एक्सक्लेमेशन जैसे वर्ड आए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन? एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है जिसमें आश्चर्य वाला बोध आ जाए, सरप्राइज हो जाए, आप अचानक ही हल्ला करने लगे या आप बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे मैं आपसे कहूं एक वर्ड, हुर्रे आज मेरे यार की शादी है, तो ऐसे सेंटेंसेस दोस्तों क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी। हुर्रे बहुत तेज, या फिर अलास मैं IPL में बहुत सारे रुपए हार गया, दुख दिखाया आपने, तो ये अलास हो गया, ये एक्सक्लेमेटरी कहलाएगा। या फिर आप यूं कहें ब्रावो, बहादुर तुमने मजा डाल दिया। ब्रावो का मतलब होता है दोस्तों शाबाश, जब आप किसी को शाबाशी देते हैं तो वो ब्रावो कहलाता है, तो ये हो गया ब्रावो। तो हुर्रे कहें, अलास कहें, ब्रावो कहें, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा, इनमें कुछ वर्ड और आते हैं, फीफी या फिर छी आपने सुना होगा ये भी दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, राइट। तो यहां मैंने आपको नरेशन नहीं बताया, अभी
अभी मैंने आपको बताया है कि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पहचानेंगे कि नरेशन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मेरे संग रिपीट करेंगे एक बार। नंबर 1 असर्टिव, सेकंड इंटेरोगेटिव, थर्ड इंपैरेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव एंड वन एंड ओनली लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमें मालूम पड़ गया सबकी पहचान से कि कौन क्या क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करें हम। आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट सेशन हम लेने वाले हैं दोस्तों वन एंड ओनली असर्टिव का। यदि आपने असर्टिव समझ लिए तो इसका मतलब यह है कि आपने सारे नरेशन समझ लिए। ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट मी गाइस, नॉट ब्लाइंडली बट अगेन फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। यदि मैं आपको असर्टिव समझा रहा हूं तो मतलब सारे नरेशन आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो असर्टिव समझने के लिए एक काम करते हैं, जल्दी से मैं स्लाइड को चेंज कर लेता हूं और असर्टिव करते हैं। ठीक है, ओके फाइन। सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव क्या होता है भाई? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो काम क्या करते हैं भाई, वो काम करते हैं पॉजिटिव का और नेगेटिव का। जो सेंटेंस नेगेटिव हो या जो पॉजिटिव हो वो कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो इनके पहले रूल समझ लेंगे और रूल से भी पहले हम समझ लेंगे सेंटेंस को। मैंने आपको ध्यान हो तो नरेशन स्टार्ट करने से पहले एक सेंटेंस करवाया था जिसे मैंने चेंज कर दिया था। फिर मैंने आपसे बाद में ये भी कहा था कि बाद में समझाऊंगा कि ऐसा चेंज क्यों किया है। राइट, तो थोड़ा उस सेंटेंस को देख लें एक बार। देखिए वो सेंटेंस था, ये रहा, ही सेड टू मी आई गो। राइट, अब थोड़ा हम आ जाते हैं सेंटेंस पे। असर्टिव समझने के लिए पहले समझेंगे। मैंने आपको सेंटेंस लिखा था, he said to me inverted comma begin I go full stop inverted comma close। ठीक है, अब सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे। पहले तो he said to me, ये कहलाती है दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब। जी हां, क्या कहलाती है ये? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहलाएगी ये, रीजन क्या है? पहले तो आप समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहा हमने। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट का मतलब होता है किसी के पास जाके अपनी रिपोर्ट देना कि भाई मैं ऐसा हूं या मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं। तो ये चीजें कहलाती हैं रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब ये हो गया कि सेंटेंस में जो रिपोर्ट कर रहा है, कौन रिपोर्ट कर रहा है? ही। राइट, और वर्ब क्या है? सेट टू। ये क्या है? वर्ब। इसीलिए इसका नाम पड़ गया रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब ही जो है वो रिपोर्ट कर रहा है किसको? मुझे, मी को। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमने क्या क्यों कहा? क्योंकि रिपोर्टिंग का मतलब होता है कहने वाला और वर्ब हो गई सेट टू, तो इसका नाम पड़ गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब क्या है? ये कहलाएगा दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। क्यों भैया? क्योंकि उसने कहा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? आई कौन है? ही है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि रिपोर्टिंग कौन है? रिपोर्टिंग जो बंदा कर रहा है, यहां पे रिपोर्टिंग कौन है? आई है। उसने स्पीच क्या दी? मैं जाता हूं या मैं कहीं जा रहा हूं, मतलब जो भी उसने कहा। तो कहा मतलब स्पीच, और रिपोर्ट वही व्यक्ति जो रिपोर्ट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया रिपोर्टेड स्पीच। आई बात समझ में अच्छे से? गाइस ठुस जानी चाहिए दिमाग में, राइट? वरना अपने अपने पल्लुओं से गांठ बांध के इसको कहीं ना कहीं रख लो कि हाँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ये चीजें बहुत ही कीमती हैं। और कहीं फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछना मत भूलिएगा, चूकिए मत पूछने में दोस्तों। एक स्टूडेंट का काम और धर्म सबसे बड़ा ये होता है कि यदि कहीं कोई कैसा भी डाउट है उसको तुरंत क्लियर करे, बजाय ये सोचने के कि नहीं यार ठीक है बाद में पूछ तो लूंगा। ना ना ना, you are not allowed to wait for any more days or any more time. You should ask me just now if you have some questions, right? तो चलिए दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गई? आई हो गया रिपोर्टिंग और स्पीच हो गया गो। ठीक है, अब हमने इसको चेंज किया, लेकिन चेंज करने से पहले एक चीज समझ लें दोस्तों। ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, आई गो रिपोर्टेड स्पीच है। अब यहां इसको समझने से पहले जब हम इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में बदलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके कुछ रूल होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं। रूल क्या होते हैं? इन रूलों को हम थोड़ा यहां समझते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं और मैं आपसे कहूं, नरेशन में यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड हो, सैड टू हो, सॉरी इसको आप ऐसे मत लिखिए, इसको आप लिखिए सैड हो, से हो या सेज हो। यदि ये तीन के वर्ड दे रखे हैं तीनों की तीनों, तो सैड को दोस्तों हम चेंज करेंगे सैड में,
से को चेंज करेंगे से में, और सेज को चेंज करते हैं सेज में, राइट। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सैड दे रखा है, से दे रखा है या सेज दे रखा है, तो ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही चेंज हो जाते हैं। सैड को सैड में ही चेंज करेंगे, से को से में ही चेंज करेंगे, और से को से में ही चेंज करेंगे। लेकिन यदि सेंटेंस में मान लो यहां दे रखा है सैड टू या फिर से टू और या फिर सेज टू, यदि ये तीनों दे रखे हैं तो भाई अब रुख चेंज हो जाएगा, अब मौसम चेंज हो जाएगा। मौसम क्या हो जाएगा? सेड टू को दोस्तों अब हम बदलेंगे टोल्ड में, से टू को हम बदलेंगे टेल में, और बच्चों सेज टू को बदलेंगे टेल्स में। ये हो गया सेंटेंस, ठीक है। मतलब मैंने क्या कहा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड है तो सैड का सैड रहेगा, से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा। लेकिन यदि सैड टू है तो वो टोल्ड में, से टू को टेल में, और सेज टू को टेल्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। एक चीज क्लियर हुई। अब यहां आ जाइए, सेंटेंस क्या था? ही सेड टू मी, तो ही का तो ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या था? सैड टू, तो सैड टू को चेंज किस में करते हैं बच्चों? टोल्ड में, तो यहां आ गया ही टोल्ड, और मी का मी। क्लियर? इज इट अ रॉकेट साइंस? क्या ये बहुत बड़ी बात थी? क्या मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कैसे हम विमान को उड़ाते हैं? नहीं, मैं आपको सिंपल नरेशन करना सिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा ही टोल्ड मी, क्योंकि सेड टू का टोल्ड हो गया, मी का मी हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा है, तो नरेशन का एक रूल होता है असर्टिव सेंटेंस में, हम इन्वर्टेड कॉमा को बच्चों चेंज करते हैं दैट में। किस में चेंज करते हैं? दैट में। तो ही टोल्ड मी दैट। क्लियर? अब चूंकि ही टोल्ड मी भी हो गया और यहां दैट भी हो गया, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, अब हमें चेंज करनी है रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करने के लिए दोस्तों हमें आना चाहिए पर्सन को चेंज करना। क्या? पर्सन। और पर्सन को चेंज करने के लिए पहले आप ये समझिए पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर? इफ आई आस्क यू, कितने प्रकार के पर्सन होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। इसको थोड़ा मैं हटा देता हूं यहां से। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो बच्चों फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, ये पर्सन होते हैं। पर्सन का मतलब प्रोनाउन। हम जब भी आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे ये पढ़ते हैं तो ये दोस्तों प्रोनाउन में आते हैं, और प्रोनाउन में इनको एक कैटेगरी में बांटा गया है, एक नाम दिया गया है पर्सन का, ठीक है। जैसे एक पिता के बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक शैतान है, एक बहुत अच्छा है, एक मीडियम है, राइट। तो ऐसे ही परिवार के जैसे अन्य सदस्यों का नेम होता है, ऐसे ही इनका भी नाम दिया गया प्रोनाउन में। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन होता है बच्चों ही, शी, इट, दे, और कोई भी नेम, ये कहलाते हैं थर्ड पर्सन। इट मींस इतनी सी बात तो बहुत सिंपल थी कि भाई पर्सन जो होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट होता है आई और वी, सेकंड होता है यू, और थर्ड होता है ही, शी, इट, दे और नेम, राइट। अब आगे बढ़ें थोड़ा, तो आगे देखेंगे भैया कि फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं। दोस्तों इसमें पर्सन जो है ना वो चेंज होते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमें चेंज करना है, इनको बदलना है। तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, ठीक है। सेकंड पर्सन बदलता है दोस्तों ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन बदलता है नो चेंज। ये भैया ससुरा बदलता ही नहीं है, ये चेंज ही नहीं होता। मतलब यहां केवल 2 ही पर्सन चेंज होते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन को हम चेंज बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। तो ये क्यों पढ़ा था? क्योंकि अब हमें इधर वापस आ जाना है, हमें आई देखना है। तो हमने देखा आई कौन सा पर्सन है भाई? आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट कहां देखना है? सब्जेक्ट हमें देखना है रिपोर्टिंग वर्ब में। तो सब्जेक्ट तो है दोस्तों ही, ये है सेंटेंस का सब्जेक्ट, क्योंकि काम करने वाला जो डोयर होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और यहां ऑब्जेक्ट है दोस्तों मी, ये है ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट से काम नहीं है, हमें तो सब्जेक्ट से काम है। तो आई चेंज होगा, आई को चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई ठुमक 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 गया ही के घर। किसके घर चला गया? ही के घर। जब आई ने दरवाजा खटखटाया ही के घर जाके, तो भाई दरवाजा कौन खोलेगा? दरवाजा कौन खोलेगा? आई को जिससे काम है वही तो दरवाजा खोलेगा। तो आई गया ही के घर और ही ने दरवाजा खोला, तो यहां क्या आ गया? यहां आ गया ही, क्योंकि मैंने आई को ही से चेंज किया, तो यहां आ गया ही। सिंपल था।
क्लियर हो गया? तो आपको इतना क्लियर हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज किया ही से, तो यह हो गया, आई को मैंने ही से चेंज किया तो ही आ गया। ठीक है, अब आती है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्ब की, गो की। तो भाई गो कैसे चेंज करेंगे? गो वर्ब है, अब इसके लिए आपको आने चाहिए टेंसेस। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा आपको बताता हूं, वैसे मुझे ब्रॉड में समझाना पड़ेगा आपको टेंस को लेके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गो किसकी वर्ब होती है? गो होती है प्रेजेंट की वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? प्लूरल के संग प्लूरल वर्ब आती है, सिंगुलर के संग सिंगुलर एस और ईएस वाली वर्ब आती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूं शी गोज, तो शी के संग गोज आता है ना प्रेजेंट डेफिनेट में, लेकिन मैं कहूं आई, तो आई गो होता है, तो आई प्लूरल होता है प्रेजेंट में और शी सिंगुलर होता है, तो शी के संग ईएस और आई के संग कोई भी ईएस नहीं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है। और नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में गो का पास्ट क्या होगा? वेंट, ये हो गया वेंट। तो बच्चों सेंटेंस हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही वेंट। एक सेंटेंस था, पहला सेंटेंस बताया है, थोड़ी देरी लगी है, थोड़ा टाइम लगा है इसको बताने में, लेकिन आपको ब्रॉड वे में समझ में आया होगा कि ये सारी चीजें नरेशन करने के लिए हमें बहुत जरूरी है। अनटिल अनलेस वी आर नॉट गोना अंडरस्टैंड, हम इसको नहीं समझेंगे तो दोस्तों नरेशन के इस पहलू तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। राइट? तो कैसे आया ही, कैसे आया टोल्ड मी दैट, फिर ही वेंट, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक सेंटेंस और ले लें जल्दी से, ठीक है? मैं आपको एक सेंटेंस और समझाता हूं, क्योंकि अब आपके सामने रूल हैं तो आपको आसानी पड़ेगी। मैं यही लिख देता हूं आपके लिए बिना स्क्रीन चेंज किए हुए। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखूं डायरेक्ट में, मैं कहूं आपसे रमेश said, inverted comma begin, I am वर्किंग हार्ड, फुल स्टॉप। दोस्तों मैंने सेंटेंस लिखा आपसे, रमेश ने कहा, रमेश सेड इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई एम वर्किंग हार्ड। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सिंपल है, रमेश सैड, आपने रूल पढ़ा था कि सैड को हम किस में चेंज करते हैं? सैड में। रमेश चेंज नहीं होगा, लेकिन सैड को हम चेंज करेंगे सैड में। तो आंसर आ जाएगा आपका रमेश सैड का हो गया सैड, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन चेंज होगा दैट में। हमने पढ़ा था यहां पे कि इन्वर्टेड कॉमा बिगिन किस में चेंज होता है? दैट में। तो रमेश सैड दैट, आगे आई, अब हमें पर्सन चेंज कर रहे हैं तो हमने आई को चेंज किया, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, चेंज किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट में कौन है? रमेश। अब दोस्तों रमेश क्या है? नाम है, और आप हमेशा याद रखिए नाम कभी भी दो बार नहीं लिखा जाता। यदि रमेश यहां आ चुका है तो हम दोबारा यहां रमेश नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? हम रमेश के प्लेस पे प्रोनाउन लिखेंगे। मतलब रमेश कौन है? लड़का या लड़की? लड़का है, तो लड़के के लिए हम यहां पे ही लिखेंगे। ठीक है, यहां पे रमेश नहीं लिख सकते, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रामर का रूल होता है कि नाउन कभी भी दो बार नहीं लिखे जाते, एक ही पैराग्राफ में आप बदल बदल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो रमेश कहां चला गया यहां से? रमेश सेड दैट ही एम वर्किंग हार्ड, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कैसे पहचाना? इज एम आर के संग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। राइट, हम टेंस में पढ़ेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा। इज एम आर के संग जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो यह कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस होता है वॉज वेयर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये हो गया दैट ही, और इसको हम चेंज करेंगे, ही की संख्या लगता है वॉज या वेयर? वॉज। ठीक है, सिंपल टेंस। तो ही वॉज वर्किंग का वर्किंग, और बच्चों हार्ड का हार्ड। यहां मैंने थोड़ा कंजूसी कर दी, सब घुसपुच सा हो गया है, मैं आपको क्लैरिटी में बता दूंगा एक बार। सो सेंटेंस क्या बन गया? रमेश सैड दैट ही वॉज वर्किंग हार्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, ये था सेकंड सेंटेंस। ठीक है, एक एग्जांपल और ले, चलिए आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा यहां पे। इधर से मैं आपके लिए लिखूं, यू का ले लेते हैं। यू सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा बिगिन he has
डन हिज वर्क। अब इसको खुद से करने की कोशिश करिए एक बार। इस सेंटेंस को आप खुद से करने की कोशिश करिए और मुझे बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है ये। जल्दी से, कम ऑन एवरीवन, चेंज इट। सेंटेंस है यू सेड टू मी ही हैज डन हिज वर्क। अब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, ठीक है। मैं यहां पे आपके लिए कर रहा हूं, आप इसको जल्दी से करिए खुद से। तो सेंटेंस है यू सेड टू मी, तो यू का यू था, हमने क्या सीखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में पर्सन चेंज नहीं करेंगे, यू को यू रहने देंगे। सेड टू को चेंज किसमें करेंगे? टोल्ड में। मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाइएगा तो क्या लग जाएगा बच्चों? दैट। यहां तक क्लियर हो गया? यू टोल्ड मी दैट, तुमने मुझसे कहा। ये मेरा डी जो है बड़ा अजीब सा आया है, मैं इसको थोड़ा सा साफ बना देता हूं। यू टोल्ड मी दैट। अब ही कौन सा पर्सन होता है? ही होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, यही समझा था ना हमने। एक बार मैं बैक करता हूं स्लाइड को तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए थर्ड पर्सन ही शी इट, नो चेंज, तो ही आ रहा है ना यहां पे, जो क्या है? नो चेंज। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो दैट ही का ही आ जाएगा क्योंकि नो चेंज है। लेकिन ये टेंस कौन सा है? हैज डन। हमने बचपन में पढ़ा था केजी क्लास में, हैज डन होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। और प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, राइट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो बताओ बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा? राइट आंसर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड डन। अच्छा, अब हिज क्या है? ये भी थर्ड पर्सन है क्योंकि ही की फैमिली का मेंबर है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। ही हैड डन हिज वर्क, फुल स्टॉप। क्लियर हो गया? कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़े, लॉक कर दूं? डेफिनेट है? चलो आ जाओ। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस और दूंगा मैं आपको जल्दी से समझने के लिए। मैं आपसे कहूं सेंटेंस में My friend said to me, inverted comma begin, you were riding a horse. मैंने सेंटेंस लिखा आप सबके लिए, इसको ध्यान से सुनेंगे एक बार। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। मेरे दोस्त ने भैया मुझसे क्या कहा? मेरे दोस्त ने मुझसे कहा यू वेर राइडिंग अ हॉर्स, तुम जो है वो क्या कर रहे थे? तुम भैया घोड़े को टिगड़क टिगड़क दौड़ा रहे थे। तो तुम घोड़े को दौड़ा रहे थे, तो कौन सा टेंस है ये? पहले टेंस पहचानना है, जल्दी से बताओ। ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही दोस्तों। इसे हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपने बिल्कुल सही बताया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जल्दी से चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा माई फ्रेंड सेड टू मी का, तो भैया माई फ्रेंड का माई फ्रेंड, सेड टू को चेंज किसमें करेंगे? टोल्ड में। मी का मी, राइट। माई फ्रेंड टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया आपने, ये क्या हो गया बच्चों? दैट। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वो एक कनेक्टर होता है, तो इसीलिए दैट क्या काम कर रहा है यहाँ पे? कनेक्टर का। यदि कोई सेंटेंस आपको बोल दे कि ये सेंटेंस में क्या है ये, तो ये है कनेक्टर, जो दो सेंटेंसों को आपस में कनेक्ट जोड़ता है, ठीक है। तो सेंटेंस हो गया माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट। अब बच्चों यहां आ गई बाजी, पहचानो यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। चेंज किससे होगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में कौन है यहां पे? ऑब्जेक्ट में माई फ्रेंड है या मी है? जी हां, ऑब्जेक्ट में मी है, क्योंकि माई फ्रेंड क्या है? माई फ्रेंड सब्जेक्ट है और मी दोस्तों ऑब्जेक्ट है। तो यू को मैं मी से चेंज करूंगा। किससे चेंज करूंगा? मी से। अब यू को मैं मी से चेंज करूंगा तो जादू ये है कि ये आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आई। अब यहां पे घबराना नहीं है। अब आप ये कहोगे कि सर जब यू को मी से चेंज किया तो मी आना चाहिए, तो चलो एक काम करते हैं, यहां पे हम हटा देते हैं, यहां पे मी लिख देते हैं, आप खुश हो जाओ एक बार, ठीक है। मी कर दिया। अब देखो ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज किसमें होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है हैड बीन प्लस आईएनजी। तो ये हो गया मी हैड बीन राइडिंग का राइडिंग अ हॉर्स, ठीक है। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
तो सेंटेंस क्या हो गया आपका, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट मी हैड बीन राइडिंग अ हॉर्स। कितना अच्छा सा लग रहा है ना कहने में, अटपटा नहीं लग रहा। अपने जमीर से पूछो यार कि क्या सेंटेंस सही है, तो आपको लगेगा सेंटेंस तो सही है, लेकिन ये सर मी क्या कर रहा है, ये कभी हमने सुना नहीं है, ये सुना भी नहीं है पहली बात, और ग्रामेटिकली गलत है। क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत दोस्तों सब्जेक्ट से होती है। किससे होती है, सब्जेक्ट से, ना कि ऑब्जेक्ट से। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट, और हमें सेंटेंस में शुरुआत में लगाना है, हमें सेंटेंस की शुरुआत करनी है, क्योंकि ये वर्ब जो आती है वो सब्जेक्ट के लिए आती है, ना कि ऑब्जेक्ट के लिए। तो हमें मी का सब्जेक्ट ढूंढना है, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, मी का सब्जेक्ट ढूंढना है तो ये देखो, आई, मी, माई और माइन, ये है सब्जेक्टिव केस, आई, मी है ऑब्जेक्टिव केस, और ये है दोस्तों पॉजेसिव केस। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि पॉजेसिव केस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो अभी आप ये समझिए कि मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो इसीलिए यहां पे मी जो है वो बिल्कुल गलत है, और यहां होना चाहिए था आई। अब सेंटेंस बन गया, आई हैड बीन राइडिंग अ हॉर्स एंड दैट्स फिनिश्ड। टन टन, क्लियर हो गया। तो सेंटेंस बन गया, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई हैड बीन राइडिंग अ हॉर्स। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं घोड़ा दौड़ा रहा था। मैं आशा करता हूं कि आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि नरेशन में असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। दोस्तों यदि आपने ये समझ लिए तो विश्वास मानिए कि नरेशन में आपका सानी नहीं है। सानी का मतलब कोई हाथ नहीं पकड़ सकता आपका, आप इतने मजबूत हो जाएंगे। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे, जिसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसको हटा दूं मैं जल्दी से एक बार। ठीक है, नंबर नेक्स्ट चालू करते हैं। असर्टिव था दोस्तों ये, लेकिन असर्टिव के ना कुछ रूल्स भी होते हैं। इन रूल्स को समझने के लिए हम एक काम करेंगे। वो काम क्या करेंगे, इसका एक रूल है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये है दोस्तों, इफ रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देन रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड। सेनेस ने कहा कि अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस किए थे, हमने देखा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी। मतलब ये हो गया कि नरेशन का सबसे बड़ा पेच ये रूल है। यदि ये रूल नहीं पढ़ा तो सारे नरेशन गलत हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे गांठ बांध लो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगी, यदि नहीं होगी तो क्या होगा। रूल नंबर 2, नंबर 2 हमसे कहता है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in present, I don't know what's wrong with it. Might be this one is not working, or might be there is some problem. I don't have knowledge, but let me see. Okay, fine. I'm successful. Wow. So दोस्तों, if reporting verb is in present or past, sorry, is it present or future tense, then reporting speech will not be changed. जी हां, ये रूल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 2, तो नंबर 2 में उसने कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होगी। तो कब होगी, जो अभी तक आपने सेंटेंस किए थे दोस्तों, यदि आप बैक में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे सैड टू ये पास्ट में था, सैड टू ये पास्ट में था, राइट। या फिर कोई भी सेंटेंस जो सैड में होगा, तो ये सारे सेंटेंस पास्ट में होते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होती है। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारी प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच चेंज बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन
ओनली पर्सन्स विल बी चेंज्ड, केवल पर्सन चेंज हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, एक सेंटेंस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूं। मैं आपसे सेंटेंस कहूं, शी सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा बिगेन, यू फ्लाई अ काइट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने सेंटेंस कहा आपसे, शी सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा बिगेन, यू फ्लाई अ काइट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। अब दोस्तों आप ये देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब यहां पे प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में। तो उसका मतलब ये होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं यहां पे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय, तो शी का क्या हो गया? शी का शी हो जाएगा, पर्सन जैसा है वैसे का वैसा। हमने रूल में क्या पढ़ा था कि सेज टू को किसमें चेंज करते हैं? सेज टू को बच्चों चेंज करते हैं टेल्स में। तो ये हो गया शी टेल्स, इन्वर्टेड कॉमा हटा के मी, सॉरी सेज टू को हटा के टेल्स और मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। क्लियर हो गया? फिर से, शी का शी, सेज टू का टेल्स, मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, वो दैट हो गया। यहां तक क्लियर है? अब समझना यह है कि यू फ्लाई अ काइट, तुम एक पतंग उड़ाते हो। अब इसमें हम क्या चेंज नहीं करेंगे दोस्तों? पर्सन को चेंज करेंगे। यू क्या है? पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज किससे होगा? मी से होगा। हमने क्या देखा था कि मी का भाई कौन होता है? सब्जेक्ट, आई। ये हो गया आई। अब फ्लाई अ काइट का फ्लाई अ काइट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और हमने ये चेंज क्यों नहीं किया? Was that? I don't know. Okay, fine. हमने चेंज क्यों नहीं किया? हमने चेंज इसीलिए नहीं किया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि आपने ये देखा था कि यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब जो थी वो प्रेजेंट में थी, और रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारी प्रेजेंट में है तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, यदि ये सेज टू ना हो के मान लीजिए मैं यहां पे विल से टू कर दूं, तो क्या होगा भाई? विल से टू। तो जैसा कि ये प्रेजेंट में है और ये फ्यूचर में है, यदि यहां पे विल से टू भी होता तो भी रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होती। तो भाई दोनों ही कंडीशन है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो भी चेंज नहीं होगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच, और रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर में है तो भी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रूल था जो आपको समझना था। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक मेरे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। बाकी मोर देन एग्जाम्पल करेंगे तो और समझेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 2 के बाद करेंगे रूल नंबर 3। अब दोस्तों रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 को समझने के लिए आपको रिपोर्टिंग स्पीच का रूल है, तो यह समझना पड़ेगा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, देखिए मैं आशा करता हूं कि आपको ना इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में समझना है। ठीक है, इफ सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग ओवर हियर हु कैन अंडरस्टैंड ओनली इन इंग्लिश, सो इवन आई कैन मेक यू क्लियर इन इंग्लिश, राइट? बट अगेन यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त हैं जो हिंदी में समझना चाहते हैं तो हिंदी में भी समझ सकते हैं। ठीक है, राइट? बंगाली मेरी थोड़ी कमजोर है, बाकी हिंदी इंग्लिश में दोनों में समझा दूंगा आपको। तो सेनेस ने कहा यदि रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, habitual fact, historical fact और proverb, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए जो मैंने आपसे कहा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो, हैबिचुअल फैक्ट दे रखा हो, हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा हो, और या फिर कोई प्रोवर्ब मतलब कहावत दे रखी हो। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या हो गया भाई? जो सार्वभौमिक सत्य है, संसार में ये सत्य है कि यही होना है। सूर्य पूरब से निकलता है तो सूर्य पूरब से निकलेगा, ऐसा नहीं है कि सूर्य किसी दक्षिण से निकल गया, नहीं, पूरब से निकलेगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, हैबिचुअल फैक्ट क्या है? कुत्ते भौंकते हैं,
डॉग्स बार्क, तो भैया कुत्ते भौंकेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई दिन आपने देखा कि कुत्ते जो है वो दहाड़ रहे हैं या कुत्ते मिमिया रहे हैं, नहीं, कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकेंगे। शेर दहाड़ते हैं तो शेर दहाड़ेंगे। आपने ऐसा नहीं है कि कोई शेर देखा हो जो म्याऊ म्याऊ ऐसा कर रहा है, ना ना, वो दहाड़ेगा। ये क्या है? ये हैबिट का फैक्ट है, ये उनकी हैबिट है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कहना चाह रहा है हिस्टोरिकल फैक्ट, जो हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट है। हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट क्या है? कि गांधी जी को महात्मा कहा जाता है, तो महात्मा की जो उपाधि है वो किसको मिली है? वो गांधी जी को मिली है। तो दोस्तों ये महात्मा की उपाधि जो गांधी जी को मिली है, तो ये हो गया हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है। और प्रोवर्ब क्या हो गया? प्रोवर्ब का मतलब हो गया दोस्तों कहावत। जैसे मैं कहावत के तौर पे आपसे कहूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मतलब संसार में यदि सबसे अच्छी कोई पॉलिसी है तो वो ईमानदारी है। ईमानदारी एक ऐसी पॉलिसी जिसका कभी कुछ होना ही नहीं है, तो उसने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कहावत हो गई। तो ये रूल मैंने आपको क्या लिखवाया? मैंने आपको लिखवाया यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ये सब हैं तो दे विल नॉट बी चेंज्ड। तो ये कभी बदलेंगे नहीं, ये जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, इनको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल करा देता हूं डायरेक्ट। मैं आपसे कहूं सेंटेंस में, माय टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा बिगेन, dogs bark at the strangers। तो भैया डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बिगेन। तो पहले तो हमने ये पहचाना कि कुत्ते जो हैं वो अजनबियों पे भौंकते हैं। ये क्या है? ये हैबिचुअल ट्रुथ है, मतलब हैबिचुअल फैक्ट है, ये हैबिट है, ये आदतन सत्य है। तो आदत है ये और ऐसा ही होगा, तो ये बदलेगा नहीं। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे हो गया माय टीचर्स या टीचर सैड का सैड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के बच्चों दैट। तो माय टीचर सैड दैट, अब डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ये जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, इसको हम जैसा है वैसे का वैसा ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया ये हैबिचुअल फैक्ट है, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं ये वैसे के वैसे ही चेंज हो जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सबका एक एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों ये थी बात नरेशन के असर्टिव सेंटेंसों की। और सच मानिए यदि आप नरेशन के असर्टिव सेंटेंसेस को करना जानते हैं तो इसका मतलब ये है इंटैरोगेटिव, इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये तीनों के तीनों आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे, राइट। आप विश्वास कर सकते हैं मुझ पे, जिस तरह मैं आप पे विश्वास कर रहा हूं कि आपके जो क्वेश्चन मुझ पे आएंगे वो वैलिड आएंगे, और जो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका आंसर दूंगा। और यदि मैं आपको आंसर दे रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आपको सब समझ में आ जाएगा और आप फुल बटे फुल मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है जैसा भी है बेखौफ बिल्कुल मस्ती के साथ मुझसे खुल के पूछेंगे। तो फिनिश करते हैं आज की इस क्लास को यहीं पे, और मैं आशा करता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के साथ कि दोस्तों जैसा कि हर एग्जाम की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को कर्मठी होना चाहिए, और कर्मठी जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई कर्मठ को लेके पैदा होता है कि हाँ ठीक है किसी के पिताजी कर्मठी थे तो बेटा भी कर्मठी होगा या बेटी भी कर्मठी होगी। नहीं नहीं नहीं, कर्मठी ये अंदर की एक भावना है, अंदर की एक फीलिंग है जो स्वतः ही उत्पन्न होती है, और जो मैं आशा करता हूं कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन होता है वो दोस्तों कुछ कर्मठी होना चाहिए। यदि मैंने आपसे कहा कि आपको इस तरह के 50 एग्जाम्पल करने हैं या बनाने हैं, या फिर जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा आपको वो करनी है, तो इसका मतलब करनी है आपको, फिर उसके लिए कितना भी टाइम देना पड़े, राइट। और यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बी कर्मठी, इट मीन्स बी अ हार्ड वर्कर, राइट, बीइंग विद योर स्मार्टनेस, राइट दोस्तों। तो ठीक है, फिनिश करते हैं आज की इस क्लास को, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लें, जिससे ये है कि कल की क्लास में जब हम इंटरोगेटिव समझेंगे तो एक बार इसका रिवीजन करेंगे, राइट। रिवीजन करना जरूरी है, इसीलिए आप इसको रिवाइज कर लेंगे जिससे हम इंटरोगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।